नमस्ते दोस्तों, आज है 23 दिसंबर 2025 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हर दिन मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब शुरू करते हैं। 23 दिसंबर 2025 का दिन बहुजन समाज पार्टी और उसकी सुप्रीमो मायावती के लिए राजनीतिक रूप से बेहद हलचल भरा और रणनीतिक फैसलों से लबरेज रहा, जिसमें संगठन की सफाई से लेकर चुनावी विजय और भविष्य की आक्रामक रूपरेखा तक सब कुछ शामिल है। आज के घटनाक्रम पर अगर हम सूक्ष्मता से नजर डालें और एक विस्तृत विश्लेषण करें तो सबसे पहले बड़ी खबर उत्तराखंड से आई, जिसने पार्टी के भीतर अनुशासन का कड़ा संदेश दिया। मायावती के सख्त निर्देशों के अनुपालन में उत्तराखंड में पार्टी के एक बहुत ही वरिष्ठ चेहरा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शीशपाल सिंह को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, जो कि एक सामान्य घटना नहीं बल्कि पार्टी के भीतर चल रही शुद्धिकरण प्रक्रिया का हिस्सा है। इस निष्कासन के पीछे की वजह बेहद गंभीर बताई गई है, जिसमें सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर पार्टी की नीतियों के खिलाफ जाना और कथित तौर पर विरोधी दलों के इशारे पर पार्टी नेतृत्व की छवि धूमिल करने का प्रयास शामिल है। शिवालिक नगर स्थित प्रदेश कार्यालय से जब ये पत्र जारी हुआ तो उसमें साफ तौर पर लिखा गया कि अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे नेता का कद कितना भी बड़ा क्यों न हो। ये कार्रवाई हरिद्वार और देहरादून के उन तमाम असंतुष्ट नेताओं के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है जो गुटबाजी में शामिल थे। मायावती ने लखनऊ से ही इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी की और ये सुनिश्चित किया कि 2027 के चुनाव से पहले संगठन में केवल वही लोग रहें जो मिशन के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। इसी गहमागहमी के बीच दूसरी खबर पंजाब से आई खबरों ने बसपा खेमे में एक नई ऊर्जा का संचार किया है, जहां हाल ही में संपन्न हुए जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों में पार्टी ने अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के संकेत दिए हैं। 23 दिसंबर को सामने आए विस्तृत नतीजों के विश्लेषण से पता चलता है कि बहुजन समाज पार्टी ने पंजाब के दोआबा क्षेत्र में, जो दलित राजनीति का गढ़ माना जाता है, वहां 3 जिला परिषद सीटों पर जीत हासिल की है और इसके साथ ही 28 पंचायत समिति की सीटों पर भी कब्जा जमाया है। यह जीत इसलिए भी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार बसपा वहां बिना किसी बैसाखी के यानी शिरोमणि अकाली दल या किसी अन्य बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन किए बिना अपने दम पर चुनाव मैदान में थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पंजाब के ग्रामीण इलाकों में बसपा का ये प्रदर्शन इस बात का सबूत है कि पार्टी का मूल कैडर, बेस काडरे अभी भी सक्रिय है और अगर सही नेतृत्व मिले तो वो सत्ता के समीकरण बदल सकता है। मायावती ने इन नतीजों पर संतोष व्यक्त करते हुए पंजाब इकाई को निर्देश दिया है कि वे इस जीत को आधार बनाकर आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अभी से बूथ स्तर पर काम शुरू कर दें। तीसरी खबर, राष्ट्रीय राजनीति और संसद के शीतकालीन सत्र के संदर्भ में भी मायावती ने आज एक बेहद महत्वपूर्ण और नीतिगत मुद्दा उठाया, जो सीधे तौर पर केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों से जुड़ा है। उन्होंने 23 दिसंबर को जारी अपने बयान में संसद की कार्यवाही के दौरान केंद्र सरकार की नई योजनाओं पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि लोक लुभावन राष्ट्रीय योजनाओं की घोषणा करना तो आसान है, लेकिन उनका पूरा वित्तीय बोझ राज्यों पर डाल देना संघीय ढांचे के खिलाफ है। उन्होंने मांग की कि अगर केंद्र सरकार रोजगार गारंटी या जन कल्याण की कोई नई स्कीम लाती है तो उसका 100% खर्च केंद्र को ही वहन करना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकारें पहले से ही भारी कर्ज के बोझ तले दबी हैं। इसी बयान में उन्होंने एक बहुत ही मानवीय और संवेदनशील मुद्दा भी उठाया, जो अक्सर मुख्यधारा की मीडिया से गायब रहता है। मायावती ने चुनाव आयोग और सरकार का ध्यान बूथ लेवल ऑफिसर्स BLO की दयनीय स्थिति की ओर खींचा। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट पुनरीक्षण SIR के काम में शिक्षकों और कर्मचारियों पर इतना दबाव डाला जा रहा है कि कुछ जगहों पर आत्महत्या जैसी दुखद घटनाएं सामने आई हैं। मायावती ने इसे अमानवीय करार देते हुए कार्यप्रणाली में तत्काल सुधार की मांग की, जो यह दर्शाता है कि वो न केवल राजनीति बल्कि प्रशासनिक मशीनरी के निचले पायदान पर खड़े कर्मचारी के दर्द को भी अपनी राजनीति का हिस्सा बना रही हैं। संगठन के विस्तार और भविष्य की तैयारी के लिहाज से देखें तो 23 दिसंबर को मायावती ने अपने भतीजे और राजनीतिक उत्तराधिकारी आकाश आनंद को लेकर भी स्थिति और स्पष्ट कर दी है। आकाश आनंद, जो पिछले कुछ समय से पार्टी में आक्रामक चेहरा बनकर उभरे हैं, उनकी सक्रियता को लेकर आज लखनऊ मुख्यालय में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। आकाश आनंद की हालिया रैलियों और उनके बयानों, विशेषकर भाजपा सरकार पर जनता के हाथ में कटोरा थमाने वाले बयान को पार्टी अब अपने प्रचार का मुख्य हथियार बना रही है। मायावती ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि जहां वो खुद दिल्ली और लखनऊ से नीतिगत फैसले और कोर वोट बैंक को साधने का काम करेंगी, वहीं आकाश आनंद युवाओं, छात्रों और डिजिटल मीडिया के मोर्चे को संभालेंगे। आकाश को निर्देश दिया गया है कि वे उत्तर प्रदेश के हर मंडल में जाकर कैडर कैंप करें और युवाओं को ये समझाएं कि कैसे मौजूदा सरकारें उन्हें मुफ्त राशन का आदी बनाकर उनके रोजगार के अधिकार को छीन रही हैं। ये बसपा की रणनीति में आया एक बड़ा बदलाव है, जहां अब डिफेंसिव के बजाय फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी है। इसके साथ ही मिशन 2027 के लिए मायावती ने आज एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया है।
लखनऊ में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के सामने 226 विधानसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। ये आंकड़ा सुनने में बहुत बड़ा लग सकता है, लेकिन मायावती का गणित इसके पीछे दलित मुस्लिम अति पिछड़ा गठजोड़ है। उन्होंने 23 दिसंबर की समीक्षा बैठक में मुस्लिम समाज भाईचारा कमेटियों के गठन की प्रगति रिपोर्ट तलब की। उनका मानना है कि समाजवादी पार्टी से मुस्लिम समाज का मोहभंग हो रहा है, क्योंकि सपा भाजपा को हराने में लगातार विफल रही है और ऐसे में बसपा ही एकमात्र विकल्प है जो भाजपा को रोक सकती है। उन्होंने अपने कोऑर्डिनेटरों को साफ कहा है कि वे मुस्लिम बहुल इलाकों में जाएं और वहां छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक और कैडर कैंप के जरिए ये संदेश दें कि जब जब बसपा की सरकार रही है, प्रदेश में दंगे नहीं हुए और अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मिली है। आज की चर्चाओं में 15 जनवरी यानी मायावती के जन्मदिन की तैयारियों ने भी प्रमुख स्थान लिया। 23 दिसंबर को जारी निर्देशों के अनुसार आगामी जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाने की रूपरेखा तय कर दी गई है। मायावती ने सख्त हिदायत दी है कि उनके जन्मदिन पर कोई भी कार्यकर्ता महंगे तोहफे, सोने के मुकुट या नोटों की माला लेकर न आए, बल्कि उस पैसे का इस्तेमाल गरीबों को कंबल, ऊनी कपड़े और आर्थिक मदद देने में किया जाए। इस बार जन्मदिन को शक्ति प्रदर्शन के रूप में नहीं, बल्कि सेवा दिवस के रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा, ताकि जनता के बीच ये संदेश जाए कि बसपा गरीबों की पार्टी है। इसके अलावा उन्होंने अपनी लिखी पुस्तकों और पार्टी की विचारधारा को घर घर पहुंचाने के लिए एक विशेष अभियान चलाने को कहा है, जिसे ब्लू बुक कैंपेन का नाम दिया जा सकता है। बिहार की राजनीति में चल रहे हिजाब विवाद और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर भी मायावती ने आज अपनी चुप्पी तोड़ी और नीतीश कुमार को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर ऐसी भाषा या ऐसे विवादों में पड़ना शोभा नहीं देता। मायावती ने इसे महिला सम्मान से जोड़ते हुए कहा कि राजनीति में मर्यादा सबसे ऊपर होनी चाहिए। उनका ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बसपा बिहार में भी अपनी जड़ें जमाना चाहती है और ऐसे मुद्दों पर स्टैंड लेकर वो वहां के महिला और अल्पसंख्यक वोट बैंक को एक संदेश देना चाहती हैं। साथ ही उन्होंने विपक्ष के इंडिया गठबंधन इंडिया अलायंस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दलित हितों के मामले में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने पुराने इतिहास को खंगालते हुए कार्यकर्ताओं को याद दिलाया कि कैसे कांग्रेस के शासनकाल में ही बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को चुनाव हरवाने की साजिशें रची गई थीं। आज के दिन की एक और बड़ी खबर बसपा की सोशल मीडिया रणनीति में बदलाव को लेकर रही। मायावती, जो अक्सर सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखती थी, उन्होंने अब समय की मांग को देखते हुए आईटी सेल को पूरी तरह से रीवैम्प करने की मंजूरी दे दी है। 23 दिसंबर को पार्टी ने कई ऐसे वीडियो जारी किए जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और आधुनिक ग्राफिक्स का इस्तेमाल करके मायावती के पुराने भाषणों को नई पीढ़ी के लिए रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। ये बदलाव बताता है कि पार्टी अब ये समझ चुकी है कि बिना डिजिटल मौजूदगी के 2027 की लड़ाई जीतना नामुमकिन है। आकाश आनंद की देखरेख में बनी ये नई टीम अब व्हाट्सएप ग्रुप्स और यूट्यूब के जरिए गांव-गांव तक पहुंच बना रही है। अंत में अगर आज की 10वीं बड़ी बात पर गौर करें तो वो है वोटर लिस्ट को लेकर मायावती की चिंता। उन्होंने आज सभी जिला अध्यक्षों को अल्टीमेटम दिया है कि वे मतदाता सूची पुनरीक्षण SIR अभियान को हल्के में न लें। उनका कहना है कि विरोधी पार्टियां अक्सर दलित बस्तियों के वोट कटवाने की साजिश करती हैं, इसलिए हर बूथ पर बसपा का एजेंट मुस्तैद होना चाहिए जो ये सुनिश्चित करे कि हर समर्थक का नाम लिस्ट में हो। ये माइक्रो मैनेजमेंट दर्शाता है कि मायावती 2027 के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। कुल मिलाकर 23 दिसंबर का दिन बसपा के लिए अनुशासन, विस्तार और आक्रामक रणनीति का दिन रहा, जहां पार्टी ने अपने पुराने क्लेवर को छोड़कर नए और आधुनिक अवतार में सामने आने की कोशिश की है। आज की ये खबरें किसी एक दिन की हलचल नहीं है, बल्कि उस रणनीति का हिस्सा हैं जो धीरे धीरे सामने आ रही है। आने वाले समय में जैसे जैसे चुनावी सरगर्मी बढ़ेगी, मायावती के ये छोटे छोटे कदम बड़े सियासी फैसलों का रूप ले सकते हैं और तब शायद लोग कहें कि दिसंबर के इन्हीं दिनों में इन बयानों और निर्देशों के जरिए एक नई राजनीतिक चाल की नींव रखी गई थी। भाई, अब जाते जाते बस इतना समझ लो कि ये जो आज की खबरें थीं, ये सिर्फ बयान या ट्वीट भर नहीं थीं, ये आने वाले वक्त की आहट थीं। राजनीति में हर शोर बदलाव नहीं लाता, लेकिन कई बार खामोशी में कही गई बात सबसे बड़ा संदेश दे जाती है। मायावती आज उसी अंदाज में आगे बढ़ती दिख रही हैं, बिना जल्दबाजी, बिना शोर, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। अब सवाल ये नहीं है कि मायावती क्या बोल रही हैं, सवाल ये है कि वो अगला कदम कब और कैसे उठाने वाली हैं। क्योंकि जब बहुजन राजनीति की बात होती है तो इतिहास गवाह है कि मायावती का एक फैसला पूरी सियासत का रुख बदल सकता है। आज जो बातें सिर्फ खबर लग रही हैं, वही कल बड़ी राजनीतिक हेडलाइन बन सकती हैं। अगर आपको ऐसी ही फैक्ट बेस्ड, बिना अफवाह वाली और गहराई से समझाने वाली राजनीतिक खबरें पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि यूपी की सियासत से जुड़ा कोई भी बड़ा अपडेट आपसे छूटे नहीं। आपकी राय हमारे लिए सबसे जरूरी है। नीचे कमेंट में बताइए कि इन खबरों में आपको सबसे अहम मुद्दा कौन सा लगा। क्या मायावती की ये रणनीति आने वाले चुनावों में बड़ा असर डालेगी?
मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़ी खबर, एक और सियासी परत खोलने के साथ।